आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भागवत भूषण मृदुलकांत शास्त्री जी। इनके द्वारा काफ़ी योगदान ब्रज के लिए दिया गया है। जिस तरीके से मैं कहूँ कि सफाई व्यवस्था या अन्यंत्र बहुत सारी चीज़ों में इनका योगदान है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत मृदुल जी हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कृतार्थ हो गए कि आपके चरण हमारे स्टूडियो में पड़े। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मथुरा न्यूज़ 24 ने मुझे सौभाग्य दिया, और जिस तरह का इंटरव्यू आपने मुझे बताया ये भी मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। इसके लिए मैं मथुरा न्यूज़ 24 और विशेष रूप से हमारे भाई बलराम जी का आभारी हूँ। जी सर, तो आज हम चर्चा करेंगे सर के जीवन पर। जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग सर को अच्छी तरीके से हमारे जो शास्त्री जी उनको जानते होंगे, लेकिन शायद उनके जीवन के बारे में नहीं जानते होंगे, किस तरीके से उन्होंने लाइफ अपनी इतने यहाँ तक, मतलब भागवत का एक कहते हैं कि दायरा जो होता है उसको क्रॉस करना, इस तरीके का जो वर्क इन्होंने किया है, काम किया है, जो एक ख्याति जो प्राप्त की है ब्रज की नहीं पूरे देश में, एक ख्याति अपने आप में एक रखते हैं, पहचान रखते हैं। तो आज चर्चाएं करेंगे कि किस तरीके का रहा, कहाँ से स्टार्टिंग की आपने। और सर सबसे पहले मैं बचपन से ही जानना चाहूँगा सर, कैसे आपने शिक्षा ग्रहण करी सर, क्या रहा सर शुरू से? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो वृंदावन में ही रही। मैंने उसके पश्चात बीकॉम के बाद एमकॉम किया मथुरा केआर कॉलेज से, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी उस समय बीकॉम में मेरा एक रिकॉर्ड है जो यूनिवर्सिटी में आज तक टूटा नहीं है जी, प्रभु के आशीर्वाद से। 20 मिनट में पेपर सॉल्व करने का। 20 मिनट में? बीकॉम में मैथमेटिक्स का पेपर था जी। 20 मिनट में सॉल्व किया था उसको, और 10 क्वेश्चंस थे जी। और यूनिवर्सिटी टॉप की थी मैंने जी बीकॉम में। उसके बाद मैंने एमकॉम किया, और मेरी रुचि स्वाभाविकतया दर्शन की ओर थी जी। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों को लेकर मैंने फिर एमए किया दर्शन शास्त्र में वृंदावन आईओपी कॉलेज से जी। तो मेरी स्वाभाविकतया रुचि थी प्रारंभ से, क्योंकि हमारे घर में 1000 वर्ष से अधिक की ये परंपरा है पांडित्य की, श्रीमद् भागवत की, यज्ञ यागादि की, अनुष्ठान की। तो मुझे लगता था कि मेरी पीढ़ी में आके ये परंपरा कहीं नहीं खंडित हो, टूटे नहीं जी। तो मुझे रुचि थी, इसी क्षेत्र में मुझे जाना है। लेकिन मेरे पिताजी का आदेश था कि मैं आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ को समझते हुए उसका अध्ययन करते हुए और फिर इस लाइन में जाऊं, तो शायद आज की पीढ़ी को मैं सही से ज्ञान, सार्थक ज्ञान ठीक ढंग से दे पाऊंगा जी। तो सर जिस तरीके से बताया कि मैंने टॉप किया सर, वहाँ पे कैसी प्रेरणा, आपने एक अलग थीम से टॉप किया था, फिर ये अलग से सोच कैसे आई कि मुझे अब आचार्य तो करना है या एमए करना है, किस तरीके? मैथ मेरा पैशन है जी। मैथ में मैं डूब जाना चाहता हूँ। मुझे हमेशा गणित में बहुत ज़्यादा रुचि रही, अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रही, और मेरे जितने भी टीचर्स थे, विशेष करके श्री शंभुचरण पाठक जी, वो मुझे हमेशा प्रेरित करते थे कि मैं सीए करूँ जी। और पाठक सर का ये आशीर्वाद मुझे रहा कि जब मैं 10th में पढ़ता था तो मुझसे सीए के क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे जी। उनके आशीर्वाद से आज मैं, मेरे सब टीचर्स के आशीर्वाद से आज इस स्थान पर हूँ। लेकिन आज वही सर कहते हैं कि मैं इस लाइन में गया जी, मैंने अपनी परंपरा को नहीं तोड़ा जी। तो बलराम जी इसमें आनंद भी है जी। देखिए हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, और ब्राह्मण का वो कर्तव्य भी नहीं होना चाहिए। आज सब लोग नमन कर रहे हैं, ये व्यासपीठ को नमन है, उस परंपरा को, हम लोग उस परंपरा के निर्वाहक बने। सीए तो बहुत बन सकते हैं, हमारे कई मित्र बने भी हैं, लेकिन इस लाइन में जाके हम लोग संस्कृति की भी रक्षा कर पाएंगे। और सीए भी आते हैं, राजनेता भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, सबको अच्छी तरह से सही दिशा देने के लिए ये व्यासपीठ, और वो भी संयत व्यासपीठ जी, बहुत आवश्यक है। सर आपने कहा कि मेरे पूर्व समय से ही मेरे जो परिजन हैं वो लगातार इसी पंडित्व कार्य में लगे हुए हैं। सर कितने वर्ष हो गए सर, अगर बात की जाए तो कितने पूर्वज करीब कब से? करीब 350-400 वर्ष की तो हमको परंपरा का पता है जी। 235 वर्ष पूर्व हैदराबाद के निजाम के यहाँ भी संतान नहीं होती थी, तब हैदराबाद के निजाम ने भी हैदराबाद में हमारे पूर्वजों से यज्ञ कराया। उसके स्वरूप में आज भी हमारे पास वो गिफ्ट हैं, वो पेंटिंग्स हैं जी। तो ये बड़ा आनंद आता है और बहुत ऊर्जा मिलती है कि बहुत उत्साह होता है कि हमारे पूर्वज इस लाइन में रहे। तो निश्चित रूप से ब्रज में तो ऐसा कहते हैं कि हजारों वर्षों से ये परिवार चला आ रहा है। वृंदावन में मुख्यतः पुराने परिवारों में कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो आज भी इस लाइन में हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परंपरा में जुड़े हुए हैं। सर जिस तरीके से पापा जी, जो मैं पिताजी की अगर बात करूं सर, वो शुरू से, और मैं कहता हूं कि वृंदावन में एक अलग ही उनकी एक ख्याति है। तो सर परिवार में और कौन कौन है सर अपने? मेरे पिताजी का तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद है आचार्य पंडित विष्णुकांत जी शास्त्री। मेरे पिताजी मेरे इस समय आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद वैसे मेरे जीवन के आदर्श हैं, लेकिन मेरे पिताजी वर्तमान में मेरे आदर्श हैं।
और मेरे पिताजी के साथ मेरी माताजी श्रीमती लक्ष्मी देवी और मेरी पत्नी है श्रीमती नेहा, 2 बच्चे हैं और मेरे छोटे भाई राकी, उसकी सुपुत्री है पावनी। इस छोटा सा परिवार है जी। खानदान बहुत बड़ा है लेकिन परिवार बहुत छोटा है। सर जिस तरीके से भागवत की आपने शुरुआत उस समय करी होगी, तो सर कब की थी सर स्टार्टिंग इसकी? सबसे पहली शुरुआत जब भागवत पीठ पर, व्यास पीठ पर जब आप विराजमान हुए थे सर, कैसा लगा था और कैसा अनुभव रहा सर उस समय का सबसे पहला? यही एक अनछूता पहलू है जी। मैंने पहले कर्मकांड की शिक्षा ली जी। मैं 16 वर्ष का था। 1994 में मैंने अपना सबसे पहला यज्ञ कराया था अपने आचार्यत्व में सोनीपत में जी। और तब से पहले पिताजी ने मुझे कर्मकांड की शिक्षा दी। उसके बाद कई गुरुओं के मार्गदर्शन में मैंने 1998 में 20 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की जी। और एक बात मैं अवश्य कहूँगा, जो आजकल चल रही है बहुत परिपाटी, कथाओं की गिनती की परिपाटी चल रही है कि हमारी कौन सी भी कथा है जी। मुझे श्रीमती सल्ला बिरला जी ने कहा जब मैंने प्रारंभ की ये कथा, 10-11 कथा हुई होंगी, महाराज जी कितनी कथा हो गई? तो मुझे लगा कि ये इतनी हल्की लेवल की स्त्री नहीं है कि ये ऐसा प्रश्न पूछें जी। मैंने कहा कथा तो 10-11 हुई हैं, आशय क्या है? बोले कितनी कथा का लक्ष्य है? तो मैंने उनसे एक बात कही थी, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। मैंने उनसे कहा था कि कथा की क्वांटिटी पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्वालिटी पर ध्यान दूंगा। कथा से कितनों का मैं उद्धार कर सकता हूँ, कितने बिगड़े हुए को सही राह पर लाने का मैं प्रयास कर सकता हूँ, इस पर मैं ध्यान दूंगा और मैं आज तक उस पर कायम हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी कथाएं की, मैं गिनती करने विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कितने लोगों को हम राह पर ला सके, ये कथा का उद्देश्य होना चाहिए। सर आपने अभी भी बीच में एक मैंने खुद वो खबर आपके द्वारा शूट की थी सर, उसमें आपने बताया था कि 100 कथाओं का भी आपने लक्ष्य रखा था जी। ब्रज में। ब्रज की 100 कथाएं मैं लगातार करूँगा बैक टू बैक। सर कितनी अभी तक कुल हो चुकी सर उसमें? ये बलराम जी आपको प्रसन्नता होगी, जैसा यहाँ के संतों ने और विद्वानों ने बताया, ये मानव इतिहास में, भागवत जी के इतिहास में सबसे पहला रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही यजमान ने एक ही कथा वक्ता के द्वारा 108 कथाओं का संकल्प लिया हो। उसमें से 66 कथा हमारी अभी तक हो चुकी हैं। मैं उनको समय कम दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अन्य स्थानों पर भी जाना पड़ता है और कुछ स्वास्थ्य के कारण गले पर बहुत अधिक लोड नहीं पड़े जी। लेकिन प्रयास ये रहता है कि हर वर्ष 5-6 कथा हम लोग कर पाए। तो 66 कथाएं अभी तक हुई और उसमें भी आप जानते हैं विज्ञ, हमने कथा वहाँ करने का प्रयास किया, ये देव कुमार सराफ जी के द्वारा जी खुद के फंड से संकल्पित है जी। श्री देव कुमार सराफ जी ने चाहा उन स्थानों पर हम लोग कथा करें जहाँ कथा कराने की कैपेबिलिटी नहीं है। आज आप देखते हैं, आज कथा अर्थ साध्य हो गई है जी। कथा में लाखों रुपए के व्यय होते हैं। तो हम जाते हैं, माली समाज में हमने कथा की, मल्लाह समाज में हमने कथा की, हम उन स्थानों पर उन महात्माओं की कथा करने गए जिनकी सामर्थ्य नहीं थी जी। और हमने वहाँ भी उनके आश्रम के निमित्त, उनके मंदिरों के निमित्त कुछ प्रदान भी किया, कथा में भी जो आया उसको भी प्रदान किया और अपनी ओर से भी कुछ राशि दी। तो वो संकल्प अभूतपूर्व है और वो अभी जारी है। सर आपके द्वारा काफ़ी सारे समाज के लिए भी कार्य किए जाते हैं सर। पहले तो मैं संस्थाएं जानूंगा सर, आपके द्वारा संचालित काफ़ी सारी संस्थाएं हैं सर, क्या क्या है सर? संस्थाएं तो कई हैं, लेकिन एक विशेष बात और है, मैंने कभी किसी संस्था में आज तक कभी कोई पद नहीं लिया जी। बिल्कुल। मैं छात्र राजनीति में रहा जी। जब मैं पढ़ता था जी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2 बार जिला प्रमुख बना। दोनों बार मुझे बिल्कुल नेक्स्ट डे त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि मेरे पिताजी की प्रेरणा ये थी, कार्य करना है लेकिन पद ग्रहण नहीं करना। आज तक मैं किसी भी संस्था के बोर्ड पर नहीं हूँ जी। संस्थाएं कई सारी हैं, 4 मुख्य संस्थाएं। अच्छा, यहाँ भी एक अनछूता पहलू है, ज़्यादातर लोग आनंद लोक के नाम से जी बहुत सारी चीज़ों को आनंद लोक के नाम से जोड़ देते हैं कि सफाई व्यवस्था जो चल रही है वो आनंद लोक करा रही है, शादियाँ जो करा रही है वो आनंद लोक करा रही है, बहुत सारी चीज़ें जोड़ देती है सर। क्या है सर वो पूरा? आनंद लोक मुख्य कड़ी है जी। आनंद लोक के साथ हमारी कई सहायक संस्थाएं हैं जी। जैसे इस समय प्रोजेक्ट वृंदावन अनुराग, प्रोजेक्ट वृंदावन अनुराग के अलावा पुरानी संस्था आचार्य पंडित श्री नरोत्तम लाल सेवा संस्थान और वृंदावन संस्कृति फाउंडेशन। इस तरह हम कई लेवल पर अलग अलग कार्य करते हैं जी। मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब 2012 में मेरे एक ही भाई थे, छोटे भाई अनुराग शर्मा का जी देहांत हो गया। तो मेरी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जी। उससे पहले मैं भी सोचता था कि कार्य तो करेंगे लेकिन आश्रम भी बनाएंगे, गुरुकुल भी बनाएंगे, लेकिन क्षमा चाहता हूँ आजकल गुरुकुल
और आश्रम की आड़ में होटल हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे मुझे बड़ा कष्ट है, कहने में कोई संकोच नहीं है। आज होटल बनाए जा रहे हैं, आज आश्रमों के नाम पे फंड इकट्ठा किया जाता है और उसमें फिर ओयो का बोर्ड लगता है, IBO का बोर्ड लगता है। मुझे बड़ा कष्ट होता है किस प्रकार यजमानों ने ये राशि प्रदान की थी समाज के लिए, आश्रम के कार्य के लिए। पुराने ऋषि मुनियों की आश्रम की परंपरा ये खंडित हो रही है जी। मुझे कष्ट तब होता है जब बड़े बड़े आश्रम में देखता हूँ, लेकिन उसमें बलराम जी किसी भी साधारण व्यक्ति की एंट्री नहीं है। जी बिल्कुल। और वृंदावन में आने वाला सबसे बड़ा जो वर्ग है जी, वो गरीब वर्ग है। जी बिल्कुल। जिसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 700-800 रुपए का कमरा ले सके किराए पर, 10-20 रुपए अफोर्ड कर सकता है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा धर्मशाला ऐसी बन जाए तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी की तरह, 20 रुपए में बेड मिले, 20 रुपए में अलमारी मिल जाए, 20 रुपए में उनको भोजन मिले। प्रयासरत है, कई स्तर पर कार्य चलता है जी। आनंद लोक के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 108 निर्धन कन्याओं का विवाह बहुत अच्छे स्तर पर, वो उसका पूरी फंडिंग आनंद लोक देते हैं। उसमें लगभग 15 से 20% योगदान हमारा खुद का होता है। और हमने शायद इसलिए समाज का उसमें आर्थिक योगदान नहीं मिला कि हमने किसी से मांगा भी नहीं कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है बिना मांगे कोई कभी देता नहीं है, और मांगने की हमारी आदत भगवान करे कि नहीं बने। तो एक वो प्रकल्प चल रहा है आनंद लोक के द्वारा। प्रत्येक महीने लगभग 195 परिवारों को हम लोग राशन देते हैं 1 तारीख से 4 तारीख तक। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं हम लोग चैलेंज करते हैं इन सबको आप लोग आके जांचिए, लोगों से कहते हैं आके देखिए। प्रत्येक महीने 1 से 4 तारीख तक श्री राधाकांत मंदिर में वो राशन बढ़ता है। आनंद लोक के द्वारा घर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई, तो उसको हमने खुद संभाला। अभी 3 या 4 परिवार, 3 घर बन पाए, चौथा अभी तैयारी की उसमें है, प्रक्रिया में चल रहा है। ज़्यादा हमारी सामर्थ्य नहीं है। दूसरे फिर मेरा एक लक्ष्य है वृंदावन में ब्रज का सबसे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल बने। मैं ऐसा मानता हूँ वृंदावन में मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है, आश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से बहुत है, वो खंडर हो रहे हैं। नए मंदिर क्यों बनाए, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए। ब्रजवासी पीड़ित है, उसको अच्छा इलाज नहीं मिलता है। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम बहुत अच्छी पहल करता है। वहाँ हम लोग हर महीने 4.5 लाख रुपए महीने की, लगभग 3.5 लाख रुपए महीने की दवाई देते थे, 39,000 रुपए की इंसुलिन, और दोनों समय की चाय, बिस्किट, टॉवेल। ये असल में बात क्या है, इसको सर ये तो बिल्कुल नहीं पता था सर, मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ सही हो गया। करीब इसको 6-6.5 वर्ष हो गए और हमारा कोई बोर्ड नहीं है, किसी को पता नहीं है। मैं आज भी रामकृष्ण मिशन में जाता हूँ, कल भी था, तो मैं लाइन में लेके अपनी दवाई जैसे भी डॉक्टर की लाइन में लग के लेता हूँ, मैं कहीं दिखावा नहीं करता। वहाँ कुछ अपरिहार्य ऐसे कुछ कारण हो गए जिनके कारण हमने दवाई की सेवा कुछ कम कर दी। 3.5 की 1 लाख रुपए महीने कर दी, बाकी इंसुलिन वगैरह की सेवा यथावत चल रही है। उसमें मुख्य योगदान हमारे एक शिष्य हैं जी, विष्णु प्रसाद सुरेखा जी, बहुत अच्छे उद्योगपति और समाज सेवी हैं दिल्ली के। उनका रहता है कुछ योगदान हर में मैं अपना करता हूँ। इसके अलावा चिकित्सालय बने, 85,000 रुपये में बाईपास हो जाए, ICCU का बेड अगर वो बन गया तो 75 रुपये में हो जाएगा। हम प्रक्रिया में हैं और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 महीने के अंदर हमको सफलता मिलेगी भी वो जमीन की, और बहुत जल्दी बहुत भव्य हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया में है। लगभग 70-80 करोड़ से शुरुआत होगी और 250 करोड़ तक का वो प्रोजेक्ट होगा, बहुत अद्भुत होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रजवासियों के लिए इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता। हम और आप बिल्कुल सबको आवश्यकता है। प्रतिदिन वृंदावन में हार्ट अटैक हो रहे हैं, वृंदावन में इमरजेंसी केसेस होते हैं, कहीं नहीं जा पाते, उसकी बहुत आवश्यकता है। तीसरे हम लोग 2 एम्बुलेंस का संचालन करते हैं, वो प्रोजेक्ट वृंदावन अनुराग के थ्रू, जिसमें गरीबों के लिए निःशुल्क है, अन्य वर्गों के लिए लागत मूल्य पर हम लोग एम्बुलेंस देते हैं। मेडिकल स्टोर हमारे द्वारा 2 संचालित हैं, एक वृंदावन में, एक मथुरा में संचालित है, और जिसमें कि केवल लागत मूल्य मात्र पर दवाई देते हैं। और उसमें भी एक बात, लोग समझते हैं कि वहाँ हम खर्चा भी दवाइयों से निकालते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा कंप्यूटर कोई भी आए सबका स्वागत है, कभी भी चेक कर सकते हैं। सभी दवाइयाँ विद बिलिंग होती हैं, और उसका जो व्यय होता है पूरी दुकान का खर्चा वो हम लोग अपनी जेब से देते हैं। उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, लेकिन एक सामर्थ्य होती है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, ये भी अनछूता पहलू है कि
मेरे खाते में इस समय केवल 6,500 रुपये रह गए। जी इतने साफ मन का व्यक्ति अगर कहीं मिल सकता है तो हमारी मृदुल जी हैं बस। केवल साफ कह दिया कि 6,000 रुपये बस अकाउंट में मेरे में। बिल्कुल, कभी चेक कर सकते हैं आप। मेरे खाते में 6,500 रुपये रह गए। जब मुझे चेक बाउंस हुआ अभी गोस्वामी जी का, तब मुझे पता चला। लेकिन कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। मेरे पिताजी ने तब भी कहा जी कैरी ऑन, करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। और मेरे परिवार का इसमें सहयोग है जी। मेरे परिवार ने कभी मुझसे ऐसी डिमांड नहीं की कि हमको कोई बहुत ज़्यादा सुविधा चाहिए। वो जो भाई की परेशानी है वो हमने झेली है जी। कितना धन व्यय होता है इलाज में, वो हमने झेला। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको ठोकर जो पत्थर से लगती है सड़क पर पड़े हुए जी, तो अगर हम उसको हटा के नहीं रख रहे हैं साइड में जी, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे जी। हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे को भी ठोकर लगेगी, वो भी देख के चला जाएगा। तो ये इंसानियत नहीं जी। है। हमें कोशिश करनी है उस पत्थर को उखाड़ना है, साइड में रखना है, रोड को भरना है। ये मेरा लक्ष्य है। तो ये व्यवस्थाएं, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस, ये प्रोजेक्ट वृंदावन अनुराग मेरे छोटे भाई के नाम जी, वृंदावन मेरी कर्म भूमि जी, मेरी पुण्य भूमि जी, दोनों को जोड़ के। तीसरी बात, हमने क्योंकि बोर्ड नहीं लगा रखे, जी, बहुत लोग नहीं जानते, जी। छठीकरा तिराहे से बांके बिहारी जी तक पूरी सफाई व्यवस्था हमारे द्वारा होती है जी। रोड की जो मार्ग है, हाँ, पूरा मार्ग, जी। मेन मार्ग जो है, जी। इसमें हमारे 20 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, एक सुपरवाइजर है, अपनी गाड़ियां हैं, रिक्शे हैं, और वात्सल्य ग्राम में हमारी सफाई व्यवस्था चलती है। ये इस समय इन्फिनिटी ग्रुप का श्री रविंद्र चमड़िया जी का बहुत बड़ा योगदान है जी। करीब 15% हम लोग व्यय करते हैं। लेकिन बाकी सब ऐसे महामना अगर ब्रज में आ जाए जी, तो फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका बहुत बड़ा योगदान है। और प्रत्येक रविवार को हमारे वॉलंटियर्स हैं, आप सबसे परिचित हैं, आपके मित्र होंगे कई, उन सबके साथ में हम लोग अगर यहाँ पर हैं तो पुराने मंदिरों के आसपास सफाई करते हैं, खुद सफाई करते हैं, नाली भी साफ करते हैं, सड़क भी साफ करते हैं जी। अभी कई ऐसे प्रकल्प चल भी रहे हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट वृंदावन अनुराग के अंतर्गत हम लोग करते हैं जी। हर वर्ष हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं जी। इस वर्ष का प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने सरकारी स्कूलों का ब्रज क्षेत्र शिक्षा कायाकल्प एक अभियान चल रहा है जी। उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा विद्यालय ब्रज में आपने गोद लिए हैं जी। अच्छा, मतलब ब्रज के जो सरकारी विद्यालय, हाँ, सरकारी विद्यालय गोद लेने का मतलब उनका रेनोवेशन जी। उनकी हालत आप देखेंगे दयनीय है, बहुत दयनीय है। मैं खुद देख चुका हूँ सर। मैं कभी कभार जाता हूँ सर, उनके जो ऑपरेशन करने के लिए, हमारा जो स्टिंग ऑपरेशन होता है उसको करने जाता हूँ, तो देखता हूँ कि बाथरूम नहीं है, बिल्कुल शौचालय की व्यवस्था नहीं बच्चों के लिए, हाँ। छत एकदम ऐसी है कि अभी गिरने वाली है, बिल्कुल अभी गिरेगी जस्ट, अभी पता नहीं कब गिर जाएगी। आपने शौचालय का नाम लिया जी, मैं भूल जाऊँ। इसमें आनंद लोक के सहयोग से हमने वृंदावन में 9 शौचालय बनाए जी, कॉम्प्लेक्स जी बनाए। इवन नगर पालिका में नहीं था, वो भी हमने बना के उनको दिया है जी। वो हमारे उसमें कहीं प्रभुत्व नहीं है, हमने उसको नगर पालिका को हैंड ओवर भी कर दिया जी। बाहर की लेडीज आती हैं, आप सोचिए, जेंट्स तो कहीं भी जा सकते जी, बिल्कुल। आज वृंदावन में मंदिरों के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए जी, आज हम उनकी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात। शौचालय बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, बिल्कुल। मंदिर नहीं। लेकिन हम उनको दोष नहीं देंगे जी। अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं जी। जो कोई आता है वृंदावन में, अगर कोई व्यक्ति आके कहता है मुझसे वृंदावन में गंदगी पड़ी हुई है, वृंदावन गंदा है, तो मैं उनसे केवल एक बात कहता हूँ, आपने कुछ किया था क्या इसमें? अगर नहीं किया तो आप इसमें चिन्हित नहीं कर सकते। वृंदावन में 70-80 हजार की आबादी है, उसके हिसाब से स्वीपर सरकारी तरफ से होंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं वृंदावन में प्रत्येक महीने 7-8-10 लाख जो लोग आ रहे हैं, उनकी गंदगी कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही। वृंदावन में क्यों नहीं टैक्स लगना चाहिए? 2 रुपए प्रति व्यक्ति देने को सब तैयार रहेंगे जी, बिल्कुल। उसका वृंदावन में उपयोग हो सकता है। शौचालय तो ऐसे थे, हमने जो 6 स्कूल अभी बनाए, रेनोवेट किए, बजाजा कैंपस में है 6 स्कूल जी। 1 टीचर थे जी 6 में जी, 335 बच्चे जी। और जो शौचालय थे हमारे मित्र सुमित गौतम जी ने केवल एक धक्का दिया एक दीवार को जी, 10 के 10 शौचालय गिर गए एक धक्के में जी। अब जैसा आपने कहा, आपने तो ऑपरेशन किया है जी, बच्चे जा रहे थे जी, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती। बिल्कुल, बहुत बड़ी। हमने वहाँ शौचालय नहीं बना दिए, छत एकदम बदल दिए, बहुत सही कर दी, बाउंड्री चारों तरफ से ऊंची कर दी, फर्श सही कर दिए, रूम सही कर दिए। अब डॉक्टर श्री कृष्ण गोपाल जी जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकारी हैं जी, उनके प्रयासों से इस अभियान के अंतर्गत 5 टीचर्स और अपॉइंट किए गए हैं जी। तो 6 विद्यालयों में 6 टीचर्स हो चुके जी। तो वो भी प्रक्रिया चल रही है और बहुत आनंद होगा। वहाँ कोई धर्म का भेद नहीं है जी। हमारे मुस्लिम बच्चे ज़्यादा हैं,
हमारे हरिजन बच्चे ज़्यादा हैं और हम सबसे मिलते हैं, सबसे गले मिलते हैं और सभी जन्माष्टमी का भी उत्सव मनाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त का भी बिल्कुल मनाते हैं। सर यही मैं आपको एक छोटी सी रोकूंगा सर, मैं जरा पीछे आपको दोबारा लेके जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि मैंने जो अपनी राजनीति में भी थोड़ा सा कदम रखा था, राजनीति में भी आए थे सर, क्या था सर वो समय क्या था सर, किस तरीके से आप उसमें आए? मतलब एक शास्त्रीय चीज़ अलग हो गई सर, बिल्कुल धर्म और क्षेत्र अलग हो गया, और सर वो चीज़ अलग हो गई, राजनीति से कैसे उतरी सर उसमें? मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि एक दिशा में नहीं, बहुमुखी बनने में बड़ा आनंद रहेगा जी। श्रीमती सल्ला बिरला कहती थी, उन्होंने मुझे नाम रखा हुआ था अनिल कुंबले, उस समय भारतीय टीम के ऑलराउंडर थे अनिल कुंबले जी। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम रखा हुआ था कि आप कुंबले हैं जी। किसी भी पुराण की हम लोग कथा चाहते हैं तो हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है हमेशा व्यक्ति को, जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो भी एक दिशा में रह जाते हैं, बिल्कुल, जो पढ़ाई से दूर होते हैं वो भी केवल इनोवेशन में रह जाते हैं। साथ मिलकर चलना पड़ेगा जी। कई आयाम हो सकते हैं। मेरी इच्छा थी छात्र राजनीति से हम लोग सेवा में कार्य आए, मेरी सेवा में शुरू से रुचि थी और छात्र राजनीति के बाद, लेकिन बहुत से लोग आज भी कहते हैं राजनीति कैसी चल रही है, मैं उनके लिए बहुत स्पष्टतया बोलूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य आज तक नहीं बना, नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं, जो सत्य होता है उसको सत्य बोलता हूं, झूठ होता है झूठ बोलता हूं। अगर किसी पार्टी से बन गया जी तो मैं सत्य नहीं बोल पाऊंगा, सच नहीं बोल पाऊंगा। सच बात है सर। सर जिस तरीके से आपने आयाम बताया कि इतनी सारी मैंने समाज सेवा करी है, जिस तरीके से स्कूलों को गोद लिया है, बच्चियों का ब्याह, सर ये सोच कहाँ से आई थी सर? मतलब एक कहाँ से आपने ये समाज सेवा का एक पहलू पकड़ा कि मुझे समाज में इस तरह के कार्य करने चाहिए, हॉस्पिटलों में दवाई वितरित करवानी चाहिए, सर ये सोच क्या थी? सोच कहीं से नहीं आती बलराम जी। हर इंसान को अपने केवल हृदय की आवाज़ सुननी चाहिए जी। मन की आवाज़ सुनोगे अपने लिए कर्म करोगे, हृदय की आवाज़ सुनोगे सबके लिए कर्म करोगे, दया सबके मन में आती है। अभी हम लोग ठंड में अच्छे कपड़े पहनते हैं जी, बिल्कुल। सड़क पर जा रहे हैं, एक बच्चा हमको दिखाई दिया जिसके पास स्वेटर है लेकिन ठिठुर रहा है, एक स्वेटर है, दया सबको आई, हम लोग अनदेखा करके चले जाते हैं। दया के बाद अनदेखा नहीं करना। दूसरी बात, मैं ऐसा मानता हूँ दया नहीं करनी है जी। हमारे बच्चे अगर उस पोजीशन में होते, भगवान न करें जी, तो हमें कैसा कष्ट होता है। दया करने में भावना बदल जाती है। जब हमारे सनातन धर्म कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने परिवारी जन है, तो मैं तो, मेरे गुरुजी ने कहा बेटा दया कभी नहीं करना, अपना परिवारी जन मान के सेवा करना जी। वो मेरे मन में भावना आती है। कहीं से किसी से प्रेरणा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके हृदय में जो बात आ रही है इसके लिए मुझे कर्म करना है जी। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने भाई के लिए झेला तो दूसरे नहीं झेले, तो ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, मुझे उसको पूर्ण करना चाहिए। भगवान ने जितना जीवन दिया मुझे पूर्ण करना चाहिए। कोशिश करूं शायद 500, 1000, 2000 को मैं उस परेशानी से बचा सकूं। बिल्कुल। आप आश्चर्य करेंगे, अभी परसों की घटना आपको बता रहा हूं, 98,000 रुपये का इंजेक्शन कैंसर का, कोई कैंसर रोगी के लिए 98,000 रुपये का इंजेक्शन, जो उसको 90,000 रुपये मिलता था। वात्सल्यग्राम की घटना है, वो लोग बड़े प्रसन्न थे कि छूट में मिलता है जी। और आप आश्चर्य करेंगे 16,500 में हमने लाके दिया उसको। 98,000 का इंजेक्शन 16,500, मेरी कल्पना से भी बाहर था। 16,500 इस तरह की लूट है जी बाजार में जी। तो सर ये एक मोटिव रहा था कि जिस तरीके से जनता को लूटा जाता है, जिस तरीके से एक दवाइयों के मेडिसिन के नाम पे लोगों को लूटा जाता है, तो इसीलिए आपने ये खोला? क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी। हम अन्य क्षेत्र बांटते दिखावा करके, बोर्ड जहां हमने लगाया दान का जी, वही हमारा मोटिव खत्म हो जाता है। बिल्कुल। हम अपने नाम के लिए क्यों कर रहे हैं? और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सम्मान वृंदावन में कम होते हैं, अभिनंदन कम होते हैं, हुए नहीं, शायद एक दो हुए हो तो मैं उससे बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जितने सम्मान होते हैं आप भटक जाते हैं, फिर आपकी चाह सम्मान की हो जाती है। सम्मान से ज्यादा हमको सेवा करनी है। केवल देखने वाला वो परमात्मा है, हमको परमात्मा को दिखाना है। दुनिया को दिखा के क्या करना है, दुनिया से प्रशंसा लूट के क्या करनी है। हम सबको जुटना चाहिए। थोड़ी बहुत सेवा तो ऐसा सब कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत मत करिए। पहली रोटी गाय को है तो अंतिम रोटी श्वान को भी है, कुत्ते को भी है, सबके घर में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तो हम एक गरीब बच्चे को दे सकते हैं रोज, बिल्कुल, इतनी तो हम कर सकते हैं जी। 150 रुपये महीने का खर्च कुछ होता है क्या? जी नहीं, सब कर सकते हैं जी। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज, सर क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर दर्शक हमारे जानना चाहें, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि कहाँ है वो मेडिकल और किस तरीके की सर वहाँ मतलब किफ़ायती किस तरह की है, मतलब रेट से कम होता है या MRP से कम रेट में मिलता है? बहुत कम, 20% से लेकर 90% तक की छूट पे मिलती हैं दवाइयाँ जी। जैसा मैंने आपको बताया जी, कंपनी से जिस लागत पे आती हैं या दिल्ली आगरा से जिस लागत पे आती हैं
उसी मूल्य पर हम लोग जनता को दे देते हैं जी। उसमें बहुत परेशानी आई, जनता को बहुत असुविधा हुई, मैं जानता हूँ उसको। बीच में ऐसी परेशानियाँ आई, उसको मोटिव उसका चेंज करने की कोशिश हुई जी। बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं, ऐसा किया गया, कुछ स्टाफ की गलती से हुआ, हमने स्टाफ चेंज किया जी। हमने बिल्कुल पारदर्शी लोगों को और लाए जी। कुछ अपने भाइयों से गलती हो गई जी। जो उस पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन अब हमने उसको बहुत सुधारा है और मैं प्रतिदिन उसमें अभी भी आधा घंटा देता हूँ जी। उसमें 20% मिनिमम, 90% ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी छूट पे रहती हैं दवाइयाँ। अटल्ला चुंगी है वृंदावन, वहाँ एक फार्मेसी हमारी है, मथुरा में एक फार्मेसी हमारी कृष्णा नगर में मेहता नर्सिंग होम के सामने है, जिसको हम अगले महीने चेंज करके वृंदावन में शहर के अंदर लेके आ रहे हैं, जिससे शहर की जनता को भी लाभ मिले। आप वहाँ आके देखिए कि रेट्स में कितना अंतर हो जाता है। चर्चाएं चल रही थी, अभी दवाइयों की चर्चाएं चल रही है, जिस तरीके से अनुराग मेडिकल करके वृंदावन में और मथुरा 2 जगह संचालित जो कह लीजिए मेडिकल स्टोर हैं वो हैं, वहाँ पर आपको करीब 20% से लेकर 90% तक की दवाइयों पर छूट मिल जाती है। आप अगर दवाई खरीदने जाते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, तो आपको जो रेट होता है, जो MRP होती है, उसके अनुसार दिया जाता है। लेकिन अगर आप अनुराग मेडिकल पर जाते हैं तो वहाँ जाकर आपको कहीं ना कहीं 20 से लेकर 90% तक की छूट आपको मिल जाएगी। सर एक बहुत अच्छा कार्य है सर आपके द्वारा। सर चर्चाएं चल रही थी तो यहाँ एक सवाल सर मेरा, जिस तरीके से आपने एक हॉस्पिटल की कल्पना की थी सर, और मेरे सामने का सीन है कि नगर पालिका द्वारा कई बार ज़मीन आवंटन कर दी गई थी, बोर्ड प्रस्ताव भी उसमें हुए थे, लेकिन सरकार एक ज़मीन नहीं दे पा रही है। एक अच्छा आपके द्वारा जो कराया हुआ एक मतलब अच्छी सोच है कि ऐसा हॉस्पिटल हमारे वृंदावन में बने, लोगों को उससे सुविधा मिले। सरकार को तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जरूर तुरंत ज़मीन देनी चाहिए, लेकिन सर ऐसा क्या है सर, क्यों ऐसा सोचती है सरकार कि नहीं दे पा रही है ज़मीन? नगर पालिका से हमने कई बार अनुरोध किया, लेकिन हमको जमीन कभी आवंटित नहीं हुई जी। केवल प्रोपोगंडा बनाया गया, कभी आवंटित नहीं हुई। दूसरी बात, बांके बिहारी ट्रस्ट के द्वारा जब अधिग्रहण का मुद्दा आया था, आपको याद हो, उस समय घोषणा की गई थी कि यदि अधिग्रहण रुक गया तो हमारे द्वारा 3 एकड़ जमीन बता भी दी गई, यहाँ दी जाएगी। वो अधिग्रहण भी जब रुक गया उसके बाद वो जमीन भी नहीं दी गई। और मैं अब नाम नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पर्सनली भी बताने में संकोच करूँगा। बहुत कष्ट की बात यह है कि 2 बार हमें लगभग जमीन मिल गई जी। समाज मैंने यही सुना था कि 2 बार जमीन नगर पालिका द्वारा दे दी गई थी, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दी गई। असल में मैं संस्थाओं के जब नाम ले लूंगा जी, तो ये व्यक्ति का नाम खुल जाएगा कि किसने रोका जी। मुझे बड़ा कष्ट है। एक बार तो केवल साइन हो रहे थे, ट्रस्टीज बैठे थे, मैं उस मीटिंग में गया नहीं। उसका कारण मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल मुझे बनाना है, लेकिन उस हॉस्पिटल में मेरा संकल्प है मैं कहीं ट्रस्टी नहीं बनूंगा, कहीं बोर्ड पर नहीं रहूंगा। उस हॉस्पिटल में भी मैं लाइन में लग के दवाई दूंगा। हॉस्पिटल बनाना है, लोग परेशान नहीं हो उसके लिए। कहीं कोई ये नहीं समझे कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी ये नहीं मान ले कि हमारे लिए है, हम इसके मालिक हैं। नहीं है, हम उसमें कहीं नहीं होंगे, किसी तरह नहीं होंगे। वो आनंद लोक के थ्रू हम बनाना चाह रहे थे। आनंद लोक अगर अक्षम होगा कोई और बनाएगा। बहुत सारी संस्थाएं हमें अप्रोच कर रही हैं इसके लिए, लेकिन साइन होते होते वृंदावन के एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवी, उनका कहना था ट्रस्टी से बनाने की आवश्यकता नहीं, देने की आवश्यकता नहीं है। 2.5 घंटे में तो व्यक्ति नोएडा पहुंच जाता है, 3 घंटे में तो दिल्ली पहुंच जाता है जी। तो देव कुमार जी के शब्द थे कि महोदय 20 मिनट मिलते हैं केवल हार्ट अटैक होने पे जी, इमरजेंसी में जी। 20 मिनट के अंदर अगर इलाज प्रारंभ नहीं हुआ तो बड़े यहाँ कोई नहीं मरता है। उनके शब्द थे, ब्रजवासी लूटने वाले हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए, जबकि वो खुद ब्रजवासी हैं जी। वो इस न्यूज़ को सुनेंगे भी, उनको मेरा तो निवेदन है प्रणाम करके, ये हमको सोचना है, ये हमारे लाभ के लिए है, वृंदावन ब्रजवासियों के लिए लाभ के लिए है। तीर्थयात्री बाहर से आते हैं जी, उनके साथ भी दुर्घटना होती रहती है। अभी प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है, आप देख रहे हैं। परसों भी एक घटना वृंदावन में हुई जहाँ हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। अगर समय पर इलाज मिले जी, इलाज के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, आगरा में भी ऐसी सुविधाएं नहीं है। हमारी यहाँ अधिकांश मृत्यु इस कारण हो रही है क्योंकि हमको समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। तो इसमें जिला प्रशासन इस समय श्री जिलाधिकारी महोदय अप्रोच कर रहे हैं, बहुत अच्छी रुचि लेके कार्य कर रहे हैं, और सरकार के स्तर पर भी प्रयास जारी है जी। लेकिन सर सुविधाएं क्या क्या थी सर? हॉस्पिटल की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं लोगों को वहाँ मिलती सर हॉस्पिटल में? अगर वो हॉस्पिटल बने तो आप इससे केवल एक चीज़ कहूँगा, उससे कल्पना कर सकते हैं, ICCU जो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में कम से कम 5,000 रुपये से कम का नहीं होता एक बेड। बिल्कुल नहीं। वो 75 रुपये में मिल जाएगा, 75 रुपये में जी।
जो बाईपास और जगह 3-3.5 से ऊपर की होती है वो 85,000 रुपये में हो जाएगी जी। 20 रुपये में आंखों का चेकअप भी हो जाएगा, चश्मा भी मिल जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मतलब टोटल एक प्रकार से कहे तो निःशुल्क जैसी है, उसमें थोड़ा सा एक बस केवल क्योंकि निःशुल्क निःशुल्क में आदमी उसकी कीमत नहीं समझता है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। सब्सिडी हम कहीं नहीं दे पाएंगे, छूट कहीं नहीं देंगे, सबके लिए बराबर होगा, अमीर भी आए गरीब भी आए, सबके लिए इक्वलिटी होगी, समानता के सिद्धांत पे वो चलेगा। और बहुत आवश्यक है, आज नहीं तो कल कोई तो चेतेगा, प्रयास हम करेंगे लेकिन कोई ना कोई तो चेतेगा और कभी ना कभी ऐसा होगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं कहता हूं वृंदावन के इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। ये मूलभूत सुविधा है हमारे लिए जी। रोटी कपड़ा मकान हमारे पास है, लेकिन आज स्वास्थ्य सबसे बड़ी आवश्यकता है और वृंदावन मथुरा में स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है जी। अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं है, इसलिए। और यमुना जी की क्या प्रदूषण के कारण हालत हो रही है, इसलिए इस बेल्ट में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स हो रहे हैं, रोगी बढ़ते जा रहे हैं जी। उसका फल हमको भोगना है जी। सबसे बड़ा मंदिर होगा हॉस्पिटल। सर जिस तरीके से आजकल नई एक जनरेशन आई है सर, जिस तरीके से भागवत लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भागवत की रुचि रख रहे हैं, जाने कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ भागवत की शिक्षा, क्योंकि हमारा वृंदावन गढ़ कहा जाता है भागवत प्रवक्ताओं का। तो सर यहाँ से जाते हैं, लेकिन कभी भी मतलब समाज सेवा के रूप में मैं कहूँ जो बड़े बड़े जो भागवत प्रवक्ता हैं, अगर उनकी बात करूँ, कभी समाज सेवा के प्रति सर उनका ध्यान नहीं गया। मैं कहता हूँ कि एक भागवत से अगर जैसे भागवत करते हैं और जितना उनके रेट हैं, अगर मैं उनके इक्वल रेटों की बात करूँ सर, बहुत हाई क्लास है, तो वहाँ से अगर वो जो कुछ बचता है उसमें अगर 2% भी वो निकाल कर अगर समाज सेवा के रूप में लगाएं तो सर बहुत कुछ वृंदावन में हो सकता है। इतने भागवत आचार्य हमारे वृंदावन में हैं जो शायद कहीं नहीं होंगे पूरे विश्व में। सर क्या मानते हैं कि लोगों को थोड़ा सा योगदान इस ओर भी देना चाहिए कि समाज सेवा करें? अगर एक एक भागवत आचार्य एक एक चीज़ों को पकड़कर चले तो सर बहुत कुछ हो सकता है वृंदावन में। इसमें 2 स्तर पे बात करूंगा जी। आपका प्रश्न बहुत सुंदर था, आपने बहुत सारी चीज़ों को उसमें जोड़ दिया सर। हाँ जोड़ दिया जी। उसमें 2 स्तर, एक पीड़ा आपकी मुझे बीच में भी लगी जी, रेट वाली जी, व्यवसाय बना दिया। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बहुत जेन्युइन सी बात है कि लाखों में करोड़ों में व्यवसाय हो रहा है सर, ये बहुत बड़ी व्यवसाय का है। वृंदावन में आज भी 3-4 वक्ता जरूर हैं ऐसे जी, जो आज भी रेट निश्चित नहीं करते जी। जब भागवत जी के महात्म्य में कह दिया कार्यता कर्ण लोभेन कथा सारस सतोगता, धन निश्चित नहीं करना, दक्षिणा निश्चित नहीं करनी। दक्षिणा हम लोग, हमारे पूर्वज क्या गरीब थे क्या? हमारे पूर्वजों का जीवन नहीं चला क्या? आज हम लोग भागवत जी को बेच रहे हैं, आज ठेके पे उठ रही है भागवत जी, सारा पैकेज लिया जा रहा है। भागवत जी का पैकेज होगा जी, क्या बना दिया गया भागवत जी को? धंधा बना दिया, व्यवसाय भी कहूंगा, धंधा सही शब्द है जी, धंधा मत बनाइए जी। एक उसमें परिपाटी इसलिए भी हुई क्योंकि जो लोग परंपरा से जुड़े हुए नहीं थे जी, उन्होंने सोचा इसमें बहुत अच्छा लाभ होगा जी, बहुत पैसा मिलने वाला है, उपार्जन का अच्छा तरीका, इसलिए वो इस लाइन में आ गए जी, इसलिए भी परेशानी हुई जी। दूसरी बात मैं कहता हूँ सब अपने अपने स्तर पे सेवा कर ही रहे होंगे जी। मैं तो नहीं मानता कि कोई समाज सेवा नहीं कर रहा होगा, लेकिन दिखाई नहीं देती है सर, कहीं ना कहीं सर अगर देखा जाए तो वृंदावन में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, लेकिन शायद कहीं दिखाई नहीं देती। जितने आपके द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपके तो सर खैर सब स्वाभाविक है, वृंदावन पूरा जानता ही है आपको, तो आपके स्वभाव को, लेकिन सर जिस स्तर पर वो लोग बैठे हुए हैं, जितने उनके, मैं फिर खुल के कह रहा हूँ कि जितने उनके रेट हैं, मतलब कह लीजिए कि लाखों से ऊपर उनके रेट हैं एक एक भागवत के, सर अगर वो 1% या 2% उन पैसों में से निकाल कर अगर वृंदावन के लिए लगाएं विकास के लिए, तो शायद बहुत विकास हो सकता है। सरकार की जरूरत भी नहीं हमारे वृंदावन को। मैं ऐसा हमेशा से मानता हूँ मल्लाम जी, वृंदावन में प्रशासन के सरकारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पे इतना पैसा आ रहा है, बिल्कुल आए, योगी जी की इच्छा है जरूर दें, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन जी, क्या आवश्यकता है जी? अगर हमारे कथावाचक इतने बड़े स्तर पे धनराशि मांग के ला रहे हैं, देखिए अगर वो केवल कथा के नाम पे ला रहे हो, नहीं लगा रहे हैं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, करिए जी। ये अपना अपना स्तर है, कोई अपने लिए करता है, कोई समाज के लिए करता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गौ माता के नाम पे भी आ रहा है, विकलांग बच्चों के नाम पर भी आ रहा है, अनाथ बच्चों के नाम पर भी आ रहा है, बहुत सारे पहलू है सर इसमें। एक बहुत बड़ा धंधा विधवाओं के नाम पे, विधवाओं के नाम पर आ रहा है, रियलिटी है सर। अभी वृंदावन में अभी आप लाइव अगर कथा सुने अच्छे चैनल्स पे जी, तो विधवाओं के नाम पे मांगा जा रहा है जी। रियलिटी क्या है वो आप जानते हैं। गौशाला किसकी है किसकी नहीं है, जिनके घर में एक गाय नहीं है जी, किसी ने गौदान किया, मेरे पास उदाहरण है, प्रमाण है, उन्होंने उस गौदान की गाय को भी बेच दिया जी। ऐसे व्यक्ति भी गौशाला के नाम पे मांग रहे हैं जी। एक वृंदावन के अच्छे कथावाचक हैं, उनका मैंने जब 10 पेज का एक फॉर्म पढ़ा, किसी प्रेस में देखा जी, तो वो मेरे हाथ लग गया, लेकिन अपने ही थे, मैंने उसको वहीं रख दिया, कष्ट बहुत हुआ जी। उसमें एक फॉर्म था
केशी घाट का जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, आप कितने रुपए दे रहे हो, कितने लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, उनके नाम फोन नंबर। केशी घाट का जीर्णोद्धार आपने कभी सुना? सर कहाँ हुआ सर, ये आज बात भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 17-18 साल पुरानी। जी। और उस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए केशी घाट के जीर्णोद्धार के नाम पे लिए। जी। क्या कर रहे हैं आप, किसके लिए कर रहे हैं? यमुना प्रदूषण के नाम पे श्री रमेश बाबा जी ने आंदोलन किया, और एक ही व्यक्ति ऐसे थे जिसने 15 करोड़ रुपए उसके नाम पे केवल यूएस से इकट्ठे किया। आप जी जी, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी 15 करोड़ रुपए। जी। उनके जब किसी शिष्य का हमारे पास फोन आया, हमारे एक मित्र के पास, कि कुछ पैसा देना है जी, तो उन्होंने कहा कि बाबा को देना है, वहाँ क्यों? तो उनका कहना था नहीं, आंदोलन तो आप समझ रहे हैं, मुझे कष्ट यही होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो परंपरा से जुड़ा नहीं है उसके लिए धंधा है। जी। अगर हम सब संकल्प कर लें, किसी की सामर्थ्य 50 मीटर सड़क बनाने की है, किसी की 100 मीटर बनाने की है, कोई जरूरत नहीं है सर। आज भी जुड़ जाएं, 50 लोग जुड़ जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन को हम लोग जैसा वृंदावन होना चाहिए वैसा बना सकते हैं। आज वृंदावन में है क्या? यमुना हमारी गंदी पड़ी हुई है, आतंक चारों तरफ हो रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है हमारे यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, तीर्थ का विकास होने की बात हो रही है, लेकिन दीवारों पे पेंटिंग जरूर होनी चाहिए, अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन सड़कें अगर शहर के अंदर आप जाइए, शहर टूटा हुआ है। सर एक चीज़ यहाँ जरूर कहूँगा सर मैं, जिस तरीके से भागवत कथा, तो एक कहते हैं कि बहुत अच्छा एक पुराण है जिसे हम पढ़ते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन सर आजकल ये भागवत कथा एक मनोरंजन का सीन नहीं बन गया है। इस कथा के माध्यम से मतलब भागवत व्यासपीठ पर व्यास जी बैठे हुए हैं और वो मतलब भागवत नहीं सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं कि देखिए वो हत्या हुई थी, ऐसे हत्या को गोली लेकर भागा, वो ये हुआ, मतलब कहाँ की बात है? 7 लोगों की स्टोरीज बन रही है। जी सर, तो ये मतलब कहाँ भागवत कहाँ बची सर? मतलब भागवत कहीं है, या तो ये कह लीजिए कि नया जो प्रॉपर्टी जो आई है, जो नए लोग आए हैं इस भागवत में, उन्होंने इसका विस्तार खत्म कर दिया। मैं तो ऐसा मानता हूँ इसमें आयोजकों का भी दोष है। जी। मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा कि खरीदने में क्या बुराई है, हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। जी। वो बेच रहा है, तुम खरीद रहे हो, व्यापार बना दिया, उसकी दुकान सजी हुई है, जिसको अच्छी लगी दुकान से खरीद लिया। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है, पहले तो बिना पढ़े भागवत हो रही है। जी बिल्कुल। हिंदी की भागवतों ने सत्यानाश कर दिया। जी। जो बाजार में हिंदी की भागवत आ गई, बलराम जी आप लीजिए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी। मैं हमेशा आपसे प्रभावित हूँ। जी। आप यहीं रखिए, जी। सामने वालों को लगेगा बहुत अच्छी भागवत बाँच रहे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। जी। क्या श्लोक बोलना है, कौन सी चौपाई बोलनी है, क्या दृष्टांत बोलना है, सब लिखा हुआ है। जी। उसको कोई भी बाँच सकता है। जी। बढ़िया भागवताचार्य बन सकता है। जी। पढ़ने की आवश्यकता क्या, वहां से परेशानी शुरू होती है। जी। उसके बाद अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि व्यासपीठ के ऊपर खड़े होकर नाचने लग गए। जी सर फिल्मी गानों पर सर डांस होता है सर? मैं फिल्मी गानों का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। फिल्मी धुन पर भजन क्यों? जी। फिल्मी धुन पर जब भी भजन होता है तो आप ध्यान करिए, आपको फिल्मी गाना याद आ रहा है या भजन के भाव याद आ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल। वहां खत्म हो गई। व्यासपीठ पे ओढ़नी ओढ़ के बैठने लग गए, जी। पूरा लिपस्टिक लगा के श्रृंगार हो रहा है। जी। आपने शायद ये दृश्य नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। जी। क्या हो रहा है? जी। ये व्यासपीठ है। सर अगर व्यासपीठ की गरिमा की बात करें तो और सर खड़े होकर नाच रहे हैं। जी। व्यासपीठ के ऊपर। जी। व्यासपीठ भगवान वेद व्यास की, नारायण की पीठ है। जी। सुखदेव जी जैसे उसमें भगवान कृष्ण सुखदेव बनकर आए, वो विराजे हुए हैं। हम लोग उसकी मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। जी। दोषी हमको अगली पीढ़ी कहेगी हम लोगों ने भागवत की एक मर्यादा तो समाप्त की ही, भागवत धर्म को समाप्त कर दिया। मुझे अतिशोक्ति नहीं है कहने में, ये 20-25 वर्ष का अगर ऐसा चला बस, उसके बाद कथाएं बंद ही हो जाएंगी। और सर व्यवसायीकरण की अगर सर बात करूं, जिस तरीके से अगर कोई गरीब व्यक्ति है, जिस तरीके से समझ लीजिए कोई रिक्शा चलाने वाला या कोई थोड़ा सा मध्यम वर्ग जो व्यक्ति है सर, वो अगर अपने घर में भागवत कराना चाहे और सोचे कि कोई अच्छा सा व्यक्ति मेरे यहाँ आए, सबकी एक अपेक्षा होती है कि मैं भागवत सुनूँ, किसी अच्छे से व्यक्ति से सुनूँ जो कि मुझे फ़ायदा हो उसका सर, लेकिन सर उनके रेट सुनकर आदमी अपनी स्थिति नहीं कर पाता है, मतलब वो इच्छा नहीं करता है कि मैं इनसे भागवत कराऊँ, बिकॉज उनके रेट इतने लाख 1.5 लाख करोड़ का पैकेज है सर मतलब क्या मानते हैं आप कि बिल्कुल भागवत बिल्कुल बिक गई है, या कह लीजिए एक व्यवसायीकरण हो गया, या ठगी का रूप ले लिया है इसने? 1.5 लाख का पैकेज तो बलराम जी उनका है जो भी कथा सीख रहे हैं जी, या एक वर्ग वो भी है। देखिए 2 वर्गों में बट गया है। एक वर्ग वो है जो किसी तरह कथा करा लो, तुलसी दल दीजिएगा, कथा कराना आवश्यक है, वो सीखने की प्रक्रिया में या कथा नहीं हो रही है। एक वर्ग वो है जिसका बहुत नाम हो गया, लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोगों ने कथा को इस तरह बेचा है कि आज पैकेज 11 लाख 21 लाख इस तरह का। जी। जब 11 और 21 का पैकेज उनका होगा तो स्वाभाविक थे, आप समझ सकते हैं कथा का व्यय कितना होगा। जी। 50-60 लाख रुपए से कम नहीं होता। जी। कल ही मुझे कोई व्यक्ति मिले, अच्छे डॉक्टर थे,
उन्होंने कहा मेरे एक रिश्तेदार ने कथा कराई, अभी बहुत अच्छा 45 लाख रुपए का उन्होंने खर्चा किया, जबकि उनकी सामर्थ्य नहीं थी। तो बोले, मैंने उनसे पूछा कि 45 लाख खर्च कैसे हुआ? बोले सब बिहारी जी ने कृपा कर दी, जितना आया हमने सब कुछ लगा दिया। अब मुझे मैं इसमें सोचता हूँ कि 45 लाख रुपए की जगह कथा 5 में हो सकती थी, बाकी 40 से बहुत काम हो सकते थे। कई लोगों को घर दिए जा सकते थे, कई कन्याओं का विवाह भी हो सकता था। इसमें भागवत का स्तर नहीं गिर रहा है, क्योंकि आप जिनको धन दे रहे हैं वो उसका सदुपयोग भी नहीं कर रहे हैं, वो उसको केवल अपने लिए यूज कर रहे हैं। 60 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस खरीद लिया जाए नोएडा और गुड़गांव में, आप समझ रहे हैं मेरा? बिल्कुल। ये तो सेवा नहीं है। दूसरे को वैराग्य करा के हम लोग धनोपार्जन कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं पूरी दुनिया को छोड़ दो, धन का मोह मत रखो, तो आप धन का मोह क्यों पाले हुए? आप तो धन के मोह से पहले बाहर आइए, इस जंजाल से बाहर आइए। एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत नहीं है। आज सत्यता तो ये है, श्रीमद् भागवत जो कृपा साध्य है उसको अर्थ साध्य बना दिया गया है, धन का माध्यम बना दिया गया है, धन कमाई का साधन बना दिया गया है। यजमान अगर एक बार कथा करा लेता है तो आज स्थिति ये हो गई है, वो दोबारा कान पकड़ लेता है, मैं ऐसी कथा नहीं करा पाऊंगा। और यजमान को भी वही चाहिए, यजमान को नाचना गाना है। एक कमी यजमान की भी, आयोजक की भी है, वो नाम पर ध्यान देता है। नाम पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? मैं कहता हूं अगर वो कथा को बेच रहे हैं तो आप उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? आयोजकों को भी ध्यान देना पड़ेगा। कथा को जो बेच रहे हैं, बोले हम कथा के बेचने वालों के पास नहीं जाएंगे, जो कथा की सेवा करते हैं हम उनके पास जाएंगे। श्रद्धा जो हमारी होगी वो हम देंगे। एक सामान्य वर्ग, रिक्शा तांगे वाला तो बहुत नीचे का हो गया। मैं आपसे कहूँ एक सरकारी टीचर भी हो, उसकी भी कैपेसिटी आज नहीं है। एक छोटा सा दुकानदार हो, उसकी भी कैपेसिटी आज नहीं है श्री भागवत जी की कथा कराने की। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर ये स्थिति रही तो 20-25 साल में भागवत जी की कथाएं होना बंद हो जाएगा, और इसके सबसे बड़े दोषी वो लोग होंगे जो कथा को आज बेच रहे हैं, जिन्होंने इसको व्यवसाय और धंधा बना रखा है। यही महाराज जी एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से आपने एक बार कहा, अभी बीच में कहा था कि आश्रम एक होटलों का रूप ले चुके हैं। महाराज जी, वृंदावन में पहले जब आप और हम थे, मैंने अपनी जब बचपन में देखा था कि बहुत सारी धर्मशालाएं वृंदावन में संचालित थी। अनगिनत धर्मशालाएं थी। यात्री आते थे, 5 या 7 या 10 रुपए उनसे लिया जाता था, तो उनको धर्मशाला में सुविधाएं दी जाती थी। आज अगर वर्तमान की बात करूं तो वृंदावन में एक भी धर्मशाला नहीं है, एक भी नहीं। और इसके साथ में जो आश्रम थे जहाँ पे लोग जाते थे, अपने गुरुजी के दर्शन करते थे और वहीं रुकते थे, लेकिन उनमें भी पैसा लेने लग गए हैं। एक आश्रम में आप जाइए कि होटल है, रूम है, बोले रूम कितने का है? बोले 3000 रुपए का। आप रूम को घुस के देखिए, लग्जरी होटल फैला है, उसके आगे एसी। आश्रम सर क्या होता है? सर आश्रम का मतलब होता है एकदम वैराग्य, मतलब झोंपड़ी पट्टी सी ऐसी डली हुई, उसको आश्रम कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो आश्रमों में सर एसी मिलती है, नहाने के लिए टब मिलता है, उसी रूम को। और सुधार भी है, जिनमें 3000 रुपए किराया है, उनको बनाने के लिए शिष्यों से 11 लाख रुपए पर रूम भी लिया गया। जी, और उसमें भी फिर पैसा उनसे लिया जा रहा है। सर तो क्या मानते हैं अब ये होटल एक केवल टैक्स बचाने के लिए है, या फिर एक भ्रांति फैलाने के लिए कि आश्रम है वृंदावन में? प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। प्रशासन आश्रम की आड़ में देख नहीं रहा, होटल चल रहा है। जब ओयो का बोर्ड लगा हुआ है, जब लिखा हुआ है एसी एंड नॉन एसी रूम सारे अवेलेबल, वाईफाई फ्री वाईफाई है, आपको ब्रेकफास्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, पैकेज आपका इतने का है, हीटर है, गीजर है, क्या कर रहे हो आप? अगर आप अभी ध्यान दें, अभी एक नए आश्रम का उद्घाटन हुआ, मुझे किसी के व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, एक परंपरा बन गई है, आप उस पर ध्यान दें। अगले ही दिन मैंने देखा बोर्ड लगे हुए थे सड़क पर ओयो के, और उन बोर्ड से नीचे स्पॉट्स बने हुए थे, ये सुविधा इस आश्रम में उपलब्ध है। मुझे समझ में नहीं आया कि अगर यही बनाना था तो विशुद्ध रूप से ऐसा ही बनाया जाता, लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने मुझे कमी याद दिलाई। बोले अगर ये बनाया जाता तो पैसा अपनी जेब का लगता। ये शुद्ध व्यवसायी हैं जिन्होंने शिष्यों को धर्म की आड़ में लूटा, और धर्म की आड़ में हो सकता है बहुत से लोग मेरे विरोधी हो जाएं, लेकिन मैं खुली बात कहने के लिए, आप जानते हैं मैं विख्यात भी हूँ, मैं जो भी होता है मुंह पे कहता हूँ। तो धर्म की आड़ में शुद्ध व्यवसाय बना के पैसा भी बलराम जी का लग गया, और पैसे उसमें चुकाने किसी और व्यक्ति को है, अपना कुछ नहीं लगा। हल्दी लगे ना फिटकरी रंग, चोखा ही चोखा। होटल बनाए जा रहे हैं अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, इनको ऐसा विश्वास है कि हमारी अगली पीढ़ी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो कुछ कर पाएगी, इसलिए चलो बच्चों के लिए होटल बना के रख जाते, वो खाएंगे पिएंगे। क्या भागवताचार्यों का ये अर्थ है कि रात को 2 बजे यजमान और उनके रूम में रुकने वाला उनको फोन करे हीटर नहीं चल रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है, नल टैप सही नहीं है? इसके लिए हम भागवताचार्य बने? इसके लिए हम इस लाइन में आए? इसके लिए नहीं आए। अपना भजन हो पा रहा है क्या?
नहीं हो पा रहा, अपना ध्यान साधना हो पा रही नहीं है हो क्या, अपनी भागवत जी का अध्ययन कुछ हो पा रहा है नहीं क्या? हो पा अगर नहीं हो पा रहा तो ये सब व्यर्थ है। दुनिया के दिखावे को छोड़ो, यजमानों को मैं कहता हूँ ज़्यादा वैराग्य है। आज हमारे कथावाचकों को ज़्यादा वैराग्य की आवश्यकता है। सर अगर मैं आश्रम की बात करूं तो अगर हम पुराणों की या पूर्व समय की बात करें सर, किस तरह के आश्रम होते थे सर? आश्रमों का महत्व क्या था? आश्रम किस चीज़ को कहते हैं सर? ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे, ये ऋषि मुनि शुद्ध वैज्ञानिक थे। जी, साधना करके, ध्यान के माध्यम से विज्ञान को अर्जित करके उसका ज्ञान सबको बांटते थे। ऋषि मुनियों के जितने भी केंद्र थे, आप इतिहास को देखिए जी, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा जी। हूँ और मेरी रुचि उसमें रही है। हर ऋषि मुनि का आश्रम अलग अलग क्षेत्र में एक समाज सेवा का बहुत बड़ा केंद्र होता था जी, जहाँ दीन दुखियों के लिए भोजन था, दीन दुखियों के लिए आवास था, कुटिया होती थी। आज लग्जरियस रूम चाहिए जी, वृंदावन में एक कमी उन लोगों की भी है जी, जो तीर्थ की भावना से नहीं आ रहे हैं, जी, जिनको लग्जरियस रूम चाहिए, जी, बिल्कुल, जो पर्यटन के लिए आ रहे हैं, जैसा केदारनाथ में हुआ, जी, इसीलिए हुआ। वो वृंदावन में भी हो रहा है। लोग हनीमून मनाने वृंदावन में आ रहे जी, हैं। बिल्कुल। ये स्थल इसके लिए है। जी, वृंदावन प्रेम की भूमि है, पवित्रता की भूमि है। जी, यहाँ आजकल क्या क्या सर्वनीय हो रहा है आप सब जानते हैं। जी, बिल्कुल, अगर आप विजिटिंग करें जी, तो क्या क्या केंद्र नहीं खुल जी, जाएंगे, बिल्कुल, सही बात। आप सब जानते हैं। तो ये सब समस्याएं जो पैदा हुई, ये आज के वर्ग को लग्जरियस रूम चाहिए जी, और हमको पैसा चाहिए जी। इसके लिए। तो महाराज जी एक सवाल है मेरा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक नगर निगम द्वारा एक हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, मतलब जी। एक प्रकार से हम रात को उतरे थे, उसका रियलिटी टेस्ट किया था नगर हाँ। निगम का। कम से कम मैं समझू 50 से 60 व्यक्ति हमको ऐसे मिले जो बाहर से यहाँ घूमने के लिए आए थे। हाँ। उनके लिए ना तो अलाव की व्यवस्था थी, अलाव खैर बंद हो गए, हीटर की व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। आश्रमों की बात करूं तो आश्रम वो कहते थे, उन्होंने बाइट में बोला है कि कहीं कोई आश्रम नहीं है, हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। नगर निगम द्वारा जो एक रैन बसेरा टाइप के बनवाए जाते थे सर्दियों में, वो भी नहीं दिखाई देते हैं। तो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए अब धर्मशालाएं भी खत्म हो गई 5-10 रुपए देने वाली, तो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कहाँ है? मतलब केवल ये वृंदावन केवल पैसे वालों का रह गया है, अब गरीब आदमी का कोई यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं है। वृंदावन क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे भारत में ये हो रहा है। जी, कुंभ में मैं जाता हूँ और मुझे कुंभ में सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब लोगों के बड़े बड़े पंडालों को देखने के लिए भीड़ रहती है। जी, हम और आप भी उन पंडालों को देखने जाते हैं जहाँ वैभव बहुत होता है। जी, 3-4 पंडाल बहुत विख्यात हो गए, इन्हीं पंडालों में भीड़ होगी। जहाँ सेवा होती है वहाँ जाने वाले नहीं होते। और मैं आपको अपने हृदय की पीड़ा बता रहा हूँ, मुझसे उस रात भोजन नहीं हुआ। मैंने एक इलाहाबाद में प्रयाग में दृश्य देखा था। मैं जा रहा था तो सड़क पे मैंने देखा, ठंड का समय, प्रयाग में ठंड में कुंभ होता है माघ के महीने में, एक परिवार अपने बच्चों को लेकर सिकुड़ा हुआ था। जी। एक कंबल के अंदर सब सिकुड़े हुए थे और वो बिल्कुल एक बहुत भव्य पंडाल के पीछे का दृश्य था। जी, मैं उस रोड से, पूरी रोड मैंने क्रॉस की, मैंने वो स्थिति देखी। सामर्थ्य हमारी जितनी थी, जो महाराज जी थे वृंदावन के जी। अच्छे संत थे, उनसे मैंने निवेदन किया। उन्होंने मुझे आज्ञा दी, जितना है सबको ले आओ। जी, अंदर लाए, जितनी हमारी सामर्थ्य उतना किया। इस बार भी प्रयाग में ऐसा हुआ जी, तो श्री बलराम बाबा ने मुझे आज्ञा दी कि जितने को ला सकते अंदर ले आए, जितनी कैपेसिटी थी किया। लेकिन कुंभ भी किसका हो गया है? जी, कुंभ भी धनवानों का हो गया है। बिल्कुल। भूल जाइए कि ये आम जनता का है। जी, आम जनता सड़क पे पड़ी रहती है। जी, इस बार पहली बार प्रशासन ने एक अच्छी पहल की जी, कि ऐसे लोगों के लिए कैंप लगाए, लेकिन वो बहुत दूर थे। बहुत दूर तो थे। उसकी कमी हो सकता है अगली कुंभ में सुधर जाए। जी, योगी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जी। सार्थक प्रयास था। वही प्रशासन को यहाँ करना पड़ेगा, नगर निगम को भी, जिला प्रशासन को भी। अगर धरातल पर ये प्रयास सफल नहीं हुए तो योगी जी और मोदी जी के नाम को पलीता लग रहा है। जी, ये ध्यान रखिए। जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आपके द्वारा एक विरोध किया गया था जब नगर निगम, जो हमारी हाँ। नगर पालिका थी वो नगर निगम में कन्वर्ट हुई, बिल्कुल। आपके द्वारा एक ग्रेट नगर पालिका की मांग की गई थी। क्या मानते हैं आपके जो नगर पालिका थी वो बेहतर थी या नगर निगम अब कुछ बेहतर कर रहा है, या वृंदावन में सफाई व्यवस्था कहीं अच्छी सी दिखाई दे रही है? आप भी वृंदावनवासी, मैं आपसे जी। पूछूं तो आप भी मैं तो नहीं देख पाता, इसीलिए आपसे एक बार पूछने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि यहाँ जी। हम लोग खुले मंच पर हैं। जी, लेकिन अकेले में आप भी मेरी बात से सहमत होंगे बलराम जी जी, कि आज वृंदावन का जो स्थिति आज 3 वर्ष पूरे थी उससे बदतर हुई है। जी, आज वृंदावन के निवासियों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं है। जी, कोई सड़क नहीं है। पहले वृंदावन के लिए जो फंड आता था, आज वो कितने बड़े क्षेत्र में बट रहा है। जी, बहुत। पहले वृंदावन के लिए फंड जाता आता था, गांवों के लिए कम आता था। गांवों को भी सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उनको मिले। जी, मथुरा नगर निगम बनता, गांव उसमें सम्मिलित होते, जी। वृंदावन एक ग्रेड की नगर पालिका बनती तो वृंदावन को मिलने वाला फंड बहुत ज्यादा हो जाता। जी, प्लस अभी जो टैक्सेस आने वाले हैं, जी, जो बढ़ रहे हैं और जो अभी आने वाले इम्प्लीमेंटेशन जी। में लोग समझ नहीं रहे, जी। वो टैक्सेस कम रहते,
वृंदावन में सुविधा बहुत ज़्यादा मिलती, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वृंदावन के वासियों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब लोग रो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं। आज किसके पास जाएंगे आप? जी, आज आपकी सुनवाई के लिए आपको मथुरा जाना पड़ता है। वृंदावन में कार्य हो नहीं रहा है। ठीक है, मेयर साहब बहुत ध्यान देते हैं, अच्छे पार्षद आए हमारे यहाँ, बहुत प्रयास कर रहे हैं। सर लेकिन यहाँ एक चीज में टूकूंगा, मेयर साहब आपने जिस तरीके से कहा कि मेयर साहब बहुत ध्यान दे रहे हैं, सर मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से वृंदावन में उन्होंने कहा था कि आवारा पशु नहीं रहेंगे, आवारा पशु धड़ल्ले से हैं वृंदावन शहर में। उन्होंने कहा सुगर रोड पर नहीं डोलेंगे, सुगर धड़ल्ले से हैं वृंदावन में। उन्होंने कहा कि रोड बहुत साफ रहेंगी, धड़ल्ले से गंदगी है रोडों पर। सर सब कुछ धड़ल्ले से है, क्या सुविधा है उन्होंने सही करी? मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी, मेरा आप संकेत नहीं समझे जी, बहुत ध्यान दे रहे हैं जी, लेकिन वृंदावन में नहीं, वृंदावन में नहीं दे रहे, सही बात है जी। कहाँ ध्यान दे रहे हैं आप समझ रहे, वृंदावन में ध्यान नहीं है जी। हमारे क्षेत्र में तो हम अधिकारियों को बुला बुला के परेशान है। वृंदावन का हमारा जो पुराना क्षेत्र है जहाँ सप्त देवालय है, वृंदावन के उन क्षेत्र की जनता से आप, मैं चाहूंगा आप एक ऑपरेशन वहां भी करिए, उनसे पूछिए कब से आपने बड़े अधिकारियों के या राजनेताओं के, अपने सांसद, हमारे विधायक, हमारा अधिकार है, कब से दर्शन नहीं किए, इन क्षेत्रों में कब से नहीं आए? मैं तो कहता हूं जनता वृंदावन की कह रही है, रोज राष्ट्रपति जी आ जाएं तो शहर के अंदर और आ जाएं। जी बिल्कुल, शहर के अंदर नहीं आ रहे हैं जी। नाले खुले हुए पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बंदर चश्मा ले जा रहे हैं। सर बंदरों से याद आया सर, आपके द्वारा सर एक बहुत बड़ी द्वारा चलाई गई सर बंदरों को लेकर। आपने एक बहुत बड़ा एक मूवी बैठक भी रखी थी जिसमें सारे वृंदावन के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी थे, राजनेता भी थे, बहुत सारे हमारे वृंदावन के जो सांसद हैं, मथुरा की जो हमारी सांसद है वो भी आई थी, विधायक जी भी हमारे आए थे। सर क्या रहा सर उस मीटिंग में, कुछ हुआ सर, कुछ तत्व निकल कर आया सर उस चीज़ को? हम लोग बहुत आशान्वित हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन लगना पड़ेगा जी। वो मीटिंग कई महीने पहले हुई, उस सभा के बाद जिसमें लगभग 500 की उपस्थिति एक दिन में हो गई हमारी जी। उससे राजनेताओं को ये समझ में आ गया कि अगर एक दिन में 500 लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो वृंदावन की जनता में कितना बड़ा आक्रोश है जी। उस समय हमारी सांसद महोदया से यही हमारा विवाद था, हमें लिखित में चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ईमानदार हैं वो जी, लेकिन मोरली उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए एक लिखित में चाहिए। वो लिखित में आश्वासन 5-6 दिन लड़ाई चली, उन्होंने स्वीकार किया, हमें लिखित में दिया और हम प्रसन्न हैं। उन्होंने संसद में उसको प्रश्न को उठाया, उनके प्रयासों से, सुशील जगान जी के प्रयासों से, डीएम साहब के प्रयासों से कार्य प्रारंभ हो गया। डीएफओ बहुत अच्छे, काम हो गया है, लेकिन हमको ये समझ के रखना पड़ेगा ये काम कम से कम 10 साल में होगा जी। एक दिन में चमत्कार नहीं होगा जी। लेकिन इसके लिए लगना भी पड़ेगा। हम लोग लगे हुए हैं, आप निश्चिंत रहो। हर 7-8 दिन में हम लोग, जैसे ही मैं कथा से आता हूँ, प्रयास करता हूँ, एक बार जिला प्रशासन के पास पहुँच जाता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ। 31 दिसंबर की डेट आपने रखी थी जी, आ रही है जी। मैं अभी फिर 3 जनवरी को लौट के आ रहा हूँ, फिर 4 को वहीं हाजिरी दूंगा, डेट निकल गई है जी। क्या हुआ जी, लगे रहेंगे जी। और पूरे वृंदावन की जनता को लगना पड़ेगा जी। नहीं लगे तो ये निश्चित मानिए इसको वन बनने में देर नहीं लगेगी, लोग यहाँ छोड़ के चले जाएंगे जी। ये फिर से आपको जंगल दिखाई देगा। और जो लोग कहते हैं जी, जो लोग, बहुत से लोग कहते हैं ये हमारे पूर्वज हैं, ये नहीं, ये हमारा वन था, पूर्वज तो हैं, जिनके पूर्वज हों उनके रहे हो, हमारे तो मनु जी और हमारे देवता हैं, कि बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे जी। इसको तो अभी वैज्ञानिकों ने, कलकत्ता में बहुत बड़ी रिसर्च हुई है जी, इसको फेल कर दिया, डार्विन की थ्योरी को काट दिया है। बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे जी, हमारे पूर्वज देवी देवता थे, बंदरों की जो संतानों को माने जी। हाँ, तो मेरा कहना वहाँ ये था, बंदरों के लिए निरंतर हमको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं। मैं कुछ और बात वहाँ कहना चाहता था जी। जैसा आपने कहा कि बंदर हमारे पूर्वज थे जी, बंदरों के विषय को हम छोड़ दें, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि वृंदावन पे पहला अधिकार इनका है क्योंकि ये रहते थे, हम इनके स्थान पे आए जी। जैसा आपने सुना होगा जी। मैं उनको एक चीज पूछता हूँ, भगवान कृष्ण के समय जो स्थिति थी उससे संतुष्ट है कि नहीं वो? जी बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए वो तो। मैं आपसे पूछूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान कृष्ण के समय जो स्थिति थी वही तो चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, भगवान कृष्ण कहाँ रहते थे? जी वृंदावन में। घर में नहीं? घर था कि नहीं था? मतलब एक महल, 84 आंगन का एक महल था जी। वो जंगल तो नहीं था? नहीं। उस 84 आंगन के महल के साथ जितने ब्रजवासी थे वो घरों में रहते थे। भागवत जी में स्पष्ट उल्लेख है, गर्ग संहिता में उनके घरों का वर्णन है जी। वृंदावन जब आए तो जब तक घर नहीं बन गए तब तक वो बैलगाड़ियों में रहे 6 महीने छकड़ों में जी। पूरी स्थिति है। उन्होंने अपने अपने महल बनाए, लाखों ब्रजवासी थे, वो घरों में रहते थे जी। तो ये घर थे या जंगल था? घर थे। समझिए जी, जंगल चारों ओर था। ब्रज की कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था थी, 12 वन, 12 प्रतिवन, 12 उपवन, 12 अधिवन,
बनाए गए, वहां बंदर रहते थे। ये जो है यहाँ नहीं रहते थे, शहर के अंदर नहीं रहते थे, चारों रहते थे। और वहां किसने कॉलोनीज बनाई? एमबीडीए ने। वहां प्रशासन दोषी है, वहां वृंदावन वासी दोषी नहीं है। आज वृंदावन वासियों को अतिक्रमणकारी, हत्यारा क्या क्या कहा जाता है। वृंदावन वासी प्रेम की मूर्ति है, वृंदावन वासी प्रेम के पूजक है। कोई प्रेम करता है तो सिर पे बैठा देते हैं। अभी एक आग देश में लगी हुई है, जिस तरीके से नागरिक संशोधन बिल जो आया है, क्या मानते हैं आप, सही है? बहुत सही है जी। ये लोग, मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि जब पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा था जी, 24% से 3% हो गए, तब आपने कभी विरोध किया था क्या? जी। जब बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, मैं बांग्लादेश के अंदर तक गया, बीएसएफ मुझे लेके गई और बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने खुद बताया किस तरह अत्याचार होता है। हम कितने ऐसे लोगों से मिलते हैं दिन रात। पाकिस्तान के दल से भी हम मिले जो विस्थापित आए जी। हम जोधपुर में आजकल रहते हैं वो लोग, उनसे हम मिले जी। बांग्लादेशियों से तो हमारा रोज ही मिलना होता है जी। किस तरह अत्याचार होता है। तस्लीमा नसरीन को पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी जी। लज्जा पढ़ लीजिए, आंखें खुल जाएंगी जी। और उसके बाद बंगाल में अभी भी आपने अभी 2 दिन पहले सुना होगा, मौलवी किस तरह के नारे दे रहे थे जी। 45 करोड़ हमारी आबादी हो गई है, थोड़े दिन में हम बहुमत में होंगे और जिस दिन हम बहुमत में होंगे इनको दिखा देंगे। ये स्थिति हो रही है। आज धर्मांधता की राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम दोनों क्यों नहीं संतुष्ट रहे? अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं आती सीएबी की। वो वहां सुरक्षित रहते, वो क्यों छोड़ के आते? वो लाहौर कराची को क्यों छोड़ते? अपने घर को कोई छोड़ना चाहता है? लेकिन वहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मुस्लिमों के लिए तो पूरी दुनिया है, हिंदुओं के लिए कौन सा राष्ट्र है? अगर भारत भी शरण नहीं देगा, नेपाल तक को तो छीन लिया गया जी। नेपाल में क्या हुआ था आप जानते हैं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। आपने बहुत सहयोग किया उसमें जी। अगर हमने आज सहारा नहीं दिया, मैं हिंदू मुस्लिम बन के बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ मानव बन के तो सोचो। जहाँ सताया जा रहा है एक मानव को, वो शरण मांग रहा है जी, आप घर में नहीं दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा मानवीय कौन होगा? जी बिल्कुल। इस तरीके से आज हमारे साथ रहे मृदुलकांत शास्त्री जी। काफ़ी सारी चर्चाएं रहीं और मैं फिर एक निवेदन जो हमारा चैनल है उसी के माध्यम से करूंगा कि फिर एक दिन का समय हमारे लिए और जरूर हाजिर होंगे, जब दोबारा फिर हमारे साथ मौजूद रहेंगे मृदुल जी। इसी के साथ बहुत सारी चर्चाएं रहीं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रज में उनके द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं। अन्यथा एक चीज़ और यहाँ जिस पर हमने चर्चाएं की कि एक भागवत जो है वो एक व्यवसायीकरण बन चुका है। जिस तरीके से व्यवसायी लोग उसको भागवत कराते हैं और कराने के साथ साथ में लाखों और मैं कहूँ करोड़ों का पैकेज उन लोगों के लिए होता है। तो अगर उसमें से भी, चलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसमें से भी वो 2% या 10% अगर वृंदावन के लिए लगाए तो शायद कुछ उन्नति होगी। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे मथुरा न्यूज़ 24 के साथ, देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद।